ठीक है. So so what is epigenetics? Epigenetics क्या है? तो देर आर टू वर्ड्स, एक तो जेनेटिक्स है और एक एपी है. ठीक है, दो वर्ड से बना हुआ है एपिजेनेटिक्स. तो अभी आप जेनेटिक्स तो काफ़ी कितने साल से पढ़ रहे हो यार? 4 साल से पढ़ रहे हो, राइट? एंड उससे पहले भी आपने पढ़ा है, राइट? क्या होता है जेनेटिक्स में? आपका डीएनए रहता है, राइट? एंड उसका आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखे, उसके रेगुलेशन भी देखा, राइट? है ना, राइट? दिस इज जेनेटिक्स, राइट? कौन सा डिजीज किसके वजह से होता है, क्यों होता है, ब्ला 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 ब्ला, पोजिशनल क्लोनिंग, सब जेनेटिक्स के अंदर आता है. ठीक है. तो सो व्हाट डू यू मीन बाय एपिजेनेटिक्स? ठीक है. तो हम लोग ने जैसे लैकोपोरन देखा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, एपिजेनेटिक्स का जो मेजर रोल है वो आपका यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में अभी तक देखा नहीं गया इतना. यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं. तो जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लैकोपोरन का. लैकोपोरन में क्या था आपका? लैकोपोरन में क्या था? स्ट्रक्चरल जीन्स थे, ZYA, and there were regulatory regions, right? Right? P promoter operator. तो जो promoter and operator were controlling these structural genes का expression level. Yes? Do you agree with that? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So promoter and operator were controlling these structural. कभी जीन एक्सप्रेस होगा, कभी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, दोनों के बीच में इंटरप्ले रहता है, राइट? अगर प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बैठ गया तो एक्सप्रेशन होगा, अगर ऑपरेटर में कोई रिप्रेसर बैठ गया तो एक्सप्रेशन नहीं होगा. सिंपल है. सो दिस इज सिंपल, राइट? ये जेनेटिक्स के अंदर आ रहा है. अब आप बोलोगे कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स नाउ? ठीक है, एपी मतलब क्या? इसके ऊपर. एपी मतलब ओवर एंड अबव सर्टेन थिंग्स. ठीक है, तो एपी मतलब ओवर एंड अबव. बेसिकली इधर हम लोग ऐसे रेगुलेशन की बात कर रहे हैं जो जेनेटिक्स को रेगुलेट करे, मतलब बेसिकली प्रमोटर एंड ऑपरेटर को भी रेगुलेट करे. देखो, प्रमोटर एंड ऑपरेटर क्या कर रहा था? स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट कर रहा था. बट अगर मैं बोलूँ ऐसे कुछ केमिकल्स है या मॉडिफिकेशंस है जो प्रमोटर एंड ऑपरेटर को रेगुलेट करे, या स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रमोटर एंड ऑपरेटर रेगुलेट होते हैं, एंड इन टर्न या इनडायरेक्टली स्ट्रक्चरल जीन्स रेगुलेट होते हैं. समझ रहे? फिर से मैं समझा रहा हूँ. ठीक है, तो जैसे प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ठीक है, ओके, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. हम लोग इधर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक रिलेटेड ही बात करेंगे. ठीक है, तो सोचो फॉर एग्जांपल ये TP53 का जीन है, एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं एकदम सिंपलीफाइड करने के लिए एक एग्जांपल. ओके, ठीक है, TP53 का जीन है, इट माइट बी डिफरेंट ऑल्सो. उसमें प्रोमोटर ऑपरेटर कैसे होता है मुझे अभी मैंने इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया. ओके, नाउ थिंक ये प्रमोटर की वजह से TP53 जीन एक्सप्रेस होगा. ओके, एंड जो ऑपरेटर है ये रेगुलेट करेगा. बट फॉर एग्जांपल देयर माइट बी सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन DNA, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं. जैसे मैं मॉडिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये क्या है? ये क्या हुआ? ये 3 है. यस, ये क्या है? दिस क्या? कौन सा केमिकल है? Methyl group. करेक्ट, मिथाइल. तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिथाइलेशन पैटर्न. ओके, मिथाइलेशन. तो ये क्या होता है? मिथाइलेशन के वजह से ये जीन का एक्सप्रेशन बंद हो सकता है. इवन इफ ऑपरेटर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिप्रेसर, प्रमोटर में RNA पॉलीमरेज नहीं बैठ पाएगा बिकॉज देयर इज मिथाइलेशन पैटर्न.
ये थोड़ा सा हम लोग एडवांस इसमें जा रहा हूँ मैं, खाली बता रहा हूँ। एक टाइप का मॉडिफिकेशन है जिसके ओके नाउ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मिथाइल एंड हेल्थ है ना, ये एक वन ऑफ द क्या केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से प्रमोटर ऑपरेटर आपका रेगुलेट हो रहा है, एंड प्रमोटर एंड ऑपरेटर इन टर्न स्ट्रक्चरल जीन्स। तो उसके जब वो ऐड होता है या डिलीट होता है तो उसके वजह से जो जीन्स के एक्सप्रेशन बंद होते हैं, मतलब इट में स्टार्ट इट में स्टॉप एक्सप्रेशन और इट में स्टार्ट एक्सप्रेशन, ऐसा है। ठीक है, तो एक तो ये मिथाइलेशन पैटर्न या केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया ऑफ डीएनए। दूसरा ऐसा हो सकता है जैसे आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो यूकेरियोटिक डीएनए क्या नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, राइट, है ना, नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, यूकेरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज जो डीएनए सॉरी नेगेटिवली चार्ज डीएनए वो किसके अराउंड रैप होता है? कौन सा पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के प्रोटीन। साथ रैप होता है? हिस्टोन यस, प्रोटीन। यस, ओके। हिस्टोन प्रोटीन सबको पता है हिस्टोन्स के बारे में? यस स्टूडेंट्स, सबको पता है? हेलो, यस सर। Okay. डू एवरीवन नो अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स? सबको पता है ना हिस्टोन प्रोटीन के बारे में? तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? ये है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, जिस जिसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है। ठीक है, जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो वैसे ही उसके अराउंड जो है डीएनए रैप होता है। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 2, 3, 4 ऐसा कुछ तो रैपिंग होता है। ठीक है, 2 फुल रैप्स होते हैं, 3/4 ऐसे रैप होता है। ठीक है। अच्छा, हिस्टोन कितने टाइप के होते हैं ह्यूमंस में? यस, कौन से रहते हैं? एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल नहीं, 5 ही रहते हैं। कौन से? H1, H2, H3, H4। एम आई राइट? कुछ चीज मिसिंग है इधर? मैंने 5 बोले थे। यस, H4 two types. एनीबॉडी? हम्म, और क्या है, और कौन सा है? यस, तो हिस्टोन में आपका H2 के 2 टाइप होते हैं, H2A एंड H2B। ओके, ये 4 मिलके आपका ऑक्टोमर बनाते हैं। ऑक्टोमर मतलब 8। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 सेकेंड। ओके, सो 1, 2, 3, 4 और ऑब्वियसली इसके हम लोग पीछे नहीं देख पा रहे, तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। ठीक है, तो ये क्या है, अभी ये सर्कल नहीं होता, बेसिकली आपका ये ऑक्टोमर रहता है, उसके अराउंड आपका डीएनए रैप होता है। ठीक है, ओके। और H1 जो है वो इंटरलिंकिंग के लिए रहता है, इधर रहता है। ओके, तो आप बोलोगे कि हिस्टोन का क्या है मेजर रोल है? ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए रैप नहीं हो सकता नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है उसकी वजह से डीएनए कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, डी अच्छा, ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन, ठीक है, हैज डीएनए। ओके, अगर आप वो डीएनए को लेंथ वाइज, ठीक है, आप उसको लेंथ वाइज मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड को ऐसे खोल दोगे और उसको लंबा करोगे,
ठीक है, मतलब उसको एक वन स्टैक में लगाओगे, ठीक है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 फीट। 6 फीट मतलब क्या, आपके हाइट से भी बड़ा रहेगा 6 फीट, ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ इंडियन उससे भी बड़ा है 6 फीट एक सेल से। सो नाउ देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है, तो ट्रिलियन इंटू 6 फीट कितना हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। इट इज़ इक्वलेंट टू वन अर्थ से आप प्लूटो चले जाओ और वापस आ जाओ, उतना बड़ा डीएनए है आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। सो डीएनए इज ओनली 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 बायोमोलिक्यूल जिसका जो एक जो एक एमस्ट्रॉन्ग में है, ओके, और एक जो है लेंथ वाइज, ठीक है, जो डायमेंशंस है एक एमस्ट्रॉन्ग में है, ओके, 20 एमस्ट्रॉन्ग, और लेंथ फुट्स में है या आपका सेंटीमीटर्स या मीटर्स में भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो इतना अकेला एक बायोमोलिक्यूल है, बाकी सारे बायोमोलिक्यूल्स आपको सेम डायमेंशंस में मिल जाता है, ठीक है, ओके। सो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ हिस्टोन्स के बारे में, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स है एंड प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो इधर भी अलग से, मैंने डीएनए का मिथाइलेशन बोला था, इधर भी प्रोटीन का मिथाइलेशन हो सकता है, प्रोटीन के एसिटाइलेशन हो सकते हैं, ओके। और जब प्रोटीन मिथाइलेट होता है तो क्या होता है, ये टाइटली रैप हो जाता है, ठीक है, टाइटली रैप हो जाता है मतलब आपका जो ये जैसे ये डीएनए है, तो ये अनरेवल या खुलेगा नहीं, डीएनए खुलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो। सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
Am I still audible? Yes, sir. कुछ लोग गए शायद. ओके, फ्लो निकल जाता है. किधर था मैं? ये समझा क्या? समझ रहे तुम लोगों को कि ऊपर से जा रहा है? पता तो मुझे. स्टूडेंट्स, am I still audible? सर रिपीट Hello. कर दो ना. हाँ, ठीक, वापस रिपीट कर रहा हूँ. मैंने ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं एकदम स्लो जाऊंगा इसलिए ठीक है चले. सो इसमें देखो, देखो मैंने पहले एक बताया कि डीएनए में मिथाइलेशन हो सकता है, मतलब केमिकल एड्स टैग्स ऐड हो सकते हैं, तो इसको टैग्स बोला जाता है. ठीक है, टैग्स, जिसकी वजह से डीएनए ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा कि वो एक्सप्रेशन बंद कर रहे हैं. इतना समझा? ये समझा क्या? अगर डीएनए में कुछ केमिकल्स ऐड हो जाते हैं, अगर डीएनए में केमिकल्स ऐड हो जाते हैं तो उसका एक्सप्रेशन बंद हो जाता है. ठीक है, सो देयर आर टैग्स. ओके, नाउ देयर आर हिस्टोन्स जो कि डीएनए को बाइंड करके रखते हैं, और उसमें भी टैग्स लग सकता है. ठीक है, उसमें भी टैग्स लग. अभी हिस्टोन देखोगे तो ये ऐसा रहता है. ठीक है सर, ठीक है. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें भी टैग्स लग सकता है. मतलब इसमें नॉट डीएनए बट इधर आपके मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो इधर टैग्स आ सकते हैं, इधर केमिकल मॉडिफिकेशंस. और ये केमिकल मॉडिफिकेशन इन टर्न डीएनए को साइलेंस कर सकता है या डीएनए को एक्सप्रेस कर सकता है. ठीक है, दोनों भी चीज़ हो रही है. डीएनए को साइलेंस किया जा सकता है या डीएनए को एक्सप्रेस किया जाता है, ये दोनों भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केमिकल आके ज्वाइन हुआ है, ये कौन सा केमिकल अटैच हुआ. समझ रहा है? ऊपर से आ रहा है? पता तो मुझे. खाली इतना है एपिजेनेटिक्स, मतलब एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने खाली कोर कॉन्सेप्ट बताया, खाली कि कुछ केमिकल टैग्स की वजह से जब डीएनए में कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं, एंड ये नेचुरल होते हैं. ठीक है, मतलब ऐसे कोई नहीं है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स ही ऐड करते हैं. ऐसा नहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऐड हो रहा, नहीं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स ही ऐड कर रहे हैं. जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया. ठीक है, इट इज़ अवेलेबल. ओके, या हिस्टोन्स हो गए तो हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन हो गया. ठीक है, उसके वजह से आपका डीएनए साइलेंस हो सकता है या एक्सप्रेस हो सकता है. अच्छा, सिंप्लीफाइड अगर वे में एक और चीज़ बता दूँ. ओके, आप इफ़ यू नो अबाउट ट्विन्स, ट्विन्स पता है आपको क्या होता है? दोनों बच्चे एक साथ जब बॉर्न होते हैं तो उनको ट्विन्स बोला जाता है. उनके फिजिकल अपीयरेंस भी करीबन करीबन सेम रहता है. जो डिफरेंस होता है वो किधर से अराइज होता है? इट अराइजेस ड्यू टू एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन. एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा जो ट्विन्स में से एक हो सकता है एथलीट हो, और दूसरा नॉन एथलीट हो सकता है. मतलब उसको इस पे भी डिपेंड करता है, काफ़ी सारे चीज़ हैं. दूसरा हो सकता है डिसीज हो. ठीक है, दोनों के पास सेम डीएनए. ध्यान से सुनो, दोनों के पास सेम डीएनए है, एंड सेम प्रोमोटर एंड ऑपरेटर्स भी ऑब्वियसली सेम ही है. बट एक बंदा एथलीट और दूसरा बंदा डिजीज्ड क्यों? बिकॉज देर आर सम काइंड ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, जिसकी वजह से एक बंदा एथलेटिक रहेगा, मतलब और दूसरा हो सकता है वो डिजीज हो जाए, क्योंकि कुछ जीन्स इसमें एक्सप्रेस हो रहे हैं और कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे. वैसे
एथलीट में कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। अच्छा, एपिजेनेटिक्स हम लोग बोल रहे हैं कि इतना इतना है इसका रोल क्या है, इसके अल्टीमेट इफेक्ट किधर आता है? आपका अल्टीमेट इफेक्ट आता है एजिंग में, ठीक है, एजिंग। तो बोला जाता है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से एजिंग को रिवर्स भी किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, एजिंग को रिवर्स भी किया जाता है या एजिंग को स्लो डाउन किया जा सकता है, या एजिंग को एक्सेलरेट किया जा सकता है। एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप किया जा सकता है, ठीक है, ओके। अभी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन किधर किधर से होते हैं? सबसे बेस्ट आपका खाने से। आप कचरा खाओगे तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगे, आपका इन्वायरमेंट से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगे, आपके बॉडी एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं, उसकी वजह से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगे, आपके एक्चुअल मेंटल बैलेंस, स्ट्रेस लेवल्स, इसकी वजह से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, ओके। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ओके। आपको फिट रहने की ज़रूरत है, आपको एज एन मतलब ऐसा नहीं है कि भर भर के खाओ, बट रिमेन फिट, तो आपको बॉडी में हेल्प करेगा इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आपका फूड, इन्वायरमेंट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ये सब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हाई लेवल टॉपिक, ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। अच्छा, एपिजेनेटिक जो एपिजेनेटिक्स है वो कितने साल पहले है? ये 20 ईयर्स पहले का ये है, ठीक है। इट इज स्टिल एट इट्स नाइव स्टेज में है अभी भी, ठीक है। इसके में बहुत सारा वर्क करना बाकी है, एंड माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन दिस, मतलब वो अभी पोस्ट डॉक्टरेट है। पोस्ट डॉक्टरेट क्या होता है? पीएचडी के बाद एडिशनल वर्क जो रहता है उसको पोस्ट डॉक्टरेट बोलते हैं, पीएचडी होने के, ओके। तो दे आर वर्किंग इन एपिजेनेटिक्स एरिया एंड इट इज़ वेरी कूल, ओके। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके जैसे मेंटल बैलेंस भी बोला मैंने, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। होपफुली समझ रहे हैं। ऊपर से आ रहा है तो हम लोग एक एक करके स्लाइड्स कवर अप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कुछ समझा? ऊपर से गया बता दो मुझे, इंट्रो है, एकदम इंट्रो है, यस। समझ रहा है कुछ के ऊपर से? यस, यस सर, समझ रहे हैं। थोड़ा भी अगर समझ रहा है तो बेस्ट है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो एक एनिमेशन देख लेते हैं, एंड इट इज टेड वीडियो, इट इज गुड, ओके। होपफुली ये दिख रहा है आपको, ओके। मैंने शेयर किया, वॉइस वॉइस आ रहा है कि नहीं वो बता देना मुझे। वॉइस आया? हेलो, आया सर, आया। आया ना? ठीक है, Here's a conundrum. Identical twins originate from the same DNA. So how can they turn out so different, even in traits that have a significant genetic component? For instance, why might one twin get heart disease at 55 while her sister runs marathons in perfect health? Nature versus nurture has a lot to do with it, but a deeper related answer can be found within something called epigenetics. That's the study of how DNA interacts with a multitude of smaller molecules found within cells, which can activate and deactivate genes. If you think of DNA as a recipe book, ओके। सो समझा आप? सेम डीएनए सीक्वेंसेस है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बट एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के वजह से डीएनए का एक्सप्रेशन लेवल चेंज हो सकता है, ठीक है। देखो, सीक्वेंसेस सेम है, ठीक है। जेनेटिक्स पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, सीक्वेंसेस सेम है, बट देयर इज मॉडिफिकेशन, केमिकल टैग्स लग रहे हैं जिसके वजह से डीएनए का एक्सप्रेशन
ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, एकदम सिंपल है मेरे, ठीक है चलो। Those molecules are largely what determine what gets cooked when. They aren't making any conscious choices themselves. Rather, their presence and concentration within cells makes the difference. So how does that work? Genes in DNA are expressed when they're read and transcribed into RNA, which is translated into proteins by structures called ribosomes. And proteins are much of what determines a cell's characteristics and function. Epigenetic changes can boost or interfere with the transcription of specific genes. The most common way interference happens is that DNA, or the proteins it's wrapped around, gets labeled with small chemical tags. The set of all of the chemical tags that are attached to the genome of a given cell is called the epigenome. Some of these, like a methyl group, inhibit gene expression by derailing the cellular transcription machinery or causing the DNA to coil more tightly, making it inaccessible. The gene is still there, but it's silent. Boosting transcription is essentially the opposite. Some chemical tags will unwind the DNA, making it easier to transcribe, which ramps up production of the associated protein. Epigenetic changes can survive cell division, which means that they could affect an organism for its entire life. Sometimes that's a good thing. Epigenetic changes are part of normal development. The cells in an embryo start with one master genome. As the cells divide, some genes are activated and others inhibited. Over time, through this epigenetic reprogramming, some cells develop into heart cells and others into liver cells. Each of the approximately 200 cell types in your body has essentially the same genome, but its own distinct epigenome. The epigenome also mediates a lifelong dialogue between genes and the environment. The chemical tags that turn genes on and off can be influenced by factors including diet, chemical exposure, and medication. The resulting epigenetic changes can eventually lead to disease if, for example, they turn off a gene that makes a tumor-suppressing protein. Environmentally induced epigenetic changes are part of the reason why genetically identical twins can grow up to have very different lives. As twins get older, their epigenomes diverge, affecting the way they age and their susceptibility to disease. Even social experiences can cause epigenetic changes. In one famous experiment, when mother rats weren't attentive enough to their pups, genes in the babies that help them manage stress were methylated and turned off. And it might not stop with that generation. Most epigenetic marks are erased when egg and sperm cells are formed. But now, researchers think that some of those imprints survive, passing those epigenetic traits on to the next generation. Your mother's or your father's experiences as a child or choices as adults could actually shape your own epigenome. But even though epigenetic changes are sticky, they're not necessarily permanent. A balanced lifestyle that includes a healthy diet, exercise, and avoiding exposure to contaminants may, in the long run, create a healthy epigenome. It's an exciting time to be studying this. Scientists are just beginning to understand how epigenetics could explain mechanisms of human development and aging, as well as the origins of cancer, heart disease, mental illness, addiction, and many other conditions. Meanwhile, new genome editing techniques are making it much easier to identify which epigenetic changes really matter for health and disease. Once we understand how our epigenome influences us, we might be able to influence it too. Okay, so it was a good video. Hopefully समझा रहेगा आपको। इसमें काफ़ी सारे एडवांस ये स्टडीज़ भी हैं, ठीक है। तो वी विल लुक वन बाय वन, ठीक है। वी आर नॉट कवरिंग एजिंग इन दिस यूनिट, बट इट इज़ वेरी वेरी क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी, पूरा एपिजेनेटिक्स का एक बुक भी है अवेलेबल, ठीक है। आई थिंक PDF आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, सर्च करोगे तो, ठीक है। और you can you have to refer the
कौन सा बुक है यार, लेविन, आई थिंक लेविन बुक आपको रेफर करना पड़ेगा फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद एपिजेनेटिक्स। आपको वीडियो से कुछ समझ आया, ऊपर से गया, बता दो मुझे। यस, एनीवन समझा, ऊपर से गया, बता दो। स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल? समझा सर। नहीं समझा रहेगा तो बता देता हूँ। एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी क्या है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। होपफुली विजिबल है। इज इट विजिबल? यस, पीपीटी इज विजिबल, दिख रहा है ना? ओके, थैंक यू। यस सर। सो Yes, sir. या सो ये जो लेक्चर जो एक्चुअली 15 लेक्चर्स का टॉपिक है, वेटेज एपिजेनेटिक्स, एंड इसमें हम लोग को थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी करना है, मतलब दैट वुड बी फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बट थिंग इज कि ये दिस टोटल 9 चैप्टर्स है इसमें, ओके, एंड वी विल बी कवरिंग इन डेप्थ, ठीक है। ओके, सो एपिजेनेटिक्स आपको समझ गया कि क्या होता है। एपिजेनेटिक्स 2 वर्ड से बना हुआ है, जेनेटिक्स एंड एपी, ठीक है। एपी मतलब ओवर एंड अबव, सिंपल, ठीक है। जो जेनेटिक्स को, जीन्स को कंट्रोल करे, जो प्रमोटर एंड ऑपरेटर को कंट्रोल करे, वो एपिजेनेटिक्स होगा। ओके, अच्छा, आई थिंक एनिमेशन में काफ़ी क्लियर था। देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स में देखा गया एपिजेनेटिक्स। तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। और 200 टाइप्स ऑफ सेल्स में से अगर आपने डीएनए निकाला तो सेम ही डीएनए, ठीक है ना। खाली एक एक सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल्स में डीएनए रहता है। वो कौन सा सेल है जिसमें डीएनए नहीं रहता? यस स्टूडेंट्स, वो कौन सा सेल है जिसमें डीएनए नहीं रहता? यस, एग्जाम एंट्रेंस लेवल टॉपिक क्वेश्चन है, बता दो मुझे जल्दी जल्दी। यस, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें डीएनए नहीं रहता? कोई बता सकता है? एम आई स्टिल ऑडिबल? यस स्टूडेंट्स, हाँ, तो कौन सा टाइप का सेल है जिसमें डीएनए नहीं रहता? तो एक ही सेल है जिसमें डीएनए नहीं रहता, वो रहता है आपका आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। उसमें आपका डीएनए नहीं रहता। एट इनिशियल स्टेज डीएनए रहता है, बट क्योंकि आफ्टर मैच्योरेशन डीएनए को निकाल दिया जाता है, ठीक है, या ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ओके। तो बाकी सेल से आपको डीएनए मिल जाएगा, एंड ऑल डीएनए आर सेम, ठीक है। खाली इनके एपिजीनोम में फ़र्क आता है, और यही फ़र्क की वजह से आपका हार्ट सेल है और मसल सेल, ठीक है, सिंपल, ओके। तो कुछ देखो, हमारे इसमें बोलते हैं ना, थ्री सॉरी 300 करोड़ डीएनए बेस पेयर्स है। तो ऐसा नहीं है कि 300 करोड़ सारे के सारे डीएनए एक ही सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, ओके। कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जिसकी वजह से वो मसल सेल्स बनते हैं। कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो उसका डब्ल्यू जनरेट होते हैं। कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, बाकी जीन्स को बंद करना पड़ता है, उसकी वजह से आपके टी सेल्स और बी सेल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, ओके। एंड हर एक का आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, फंक्शन देखोगे, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर इज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन,
ठीक है। एंड इट इज़ नेसेसरी, अगर ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता तो आपका क्या बोलते हैं, आपके सेल्स काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल है, बेसिकली अगर ह्यूमन भी काम नहीं कर पाएगा अगर ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं होंगे तो। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट फिनोटाइप मिल रहे हैं। ओके, और अच्छा अगर इनहेरिटेंस की बात करें, मतलब इट इज़ पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन से वो पास होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं जगह इरेज भी होता है। ओके, एंड ये वापस ऐड ऑन हो जाता है। इरेज का भी होता है जब आपका स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन होता है, तो ये सारे जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं वो इरेज हो जाते हैं। हम लोग डिटेल लेवल पे आगे फ्यूचर स्लाइड्स में बात करेंगे। खाली मैं बता रहा हूँ, ये एपिजेनेटिक जो टैग्स रहते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस रहते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर वापस ऐड होता है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका डिफरेंसेस आपको दिखते हैं। इवन इन जो ट्विन्स रहते हैं उनमें भी जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस की वजह से दे आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, इसमें दे रखा है, टू इंडिविजुअल्स विद सेम डीएनए सीक्वेंस में एग्जिबिट डिफरेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप में डिफरेंस दिख जाएगा। ओके, अच्छा इसमें एक जो फिनोमेना दिखता है सेल्फ परपेचुएटिंग स्ट्रक्चर का, उसके हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए में ऐसे कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि दोनों का जो डीएनए सीक्वेंस सेम हो, बट उसमें जब प्रोटीन ऐड होता है उसके वजह से कुछ डीएनए साइलेंट हो जाता है। ओके, एक मिनट। ओके, समझ रहे हो, ऊपर से ज़रा बता दो मुझे, इतना तो समझा रहेगा आपको? यस, Yes. नो? ठीक है, यस सर। पक्का ना? यस सर। ओके, ओके। अच्छा, कौन से अभी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो पहला है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, कोवेलेंट बॉन्ड्स बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। ओके, जो कि डायरेक्टली डीएनए पे ऐड हो रहा है। एक मिनट। ओके, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरेट हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली डीएनए में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन डीएनए का हो रहा है, ना कि हिस्टोन्स का हो रहा है। इसमें सबसे बेसिक आता है आपका मिथाइलेशन पैटर्न, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन्स की बात नहीं कर रहे, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए की बात कर रहे। ओके, दूसरा है ऐसे कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो डीएनए पे जाके असेंबल हो जाए। ठीक है, जैसे आपके रिप्रेसर रहते हैं वैसे ही ऐसे कुछ टाइप के रहेंगे, और जब ये प्रोटीन स्ट्रक्चर ऐड हो जाएंगे डीएनए में, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन बाउंडेड रहेगा डीएनए को, और जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा तभी भी नहीं हटेगा, तो ऑब्वियसली ये जो जीन है वो साइलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स असेंबल हो सकते हैं डीएनए में। ओके, थर्ड क्या है, a protein aggregate that controls conformation of new subunit as they synthesize। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स, भैया कौन आया अभी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो थर्ड ये है कि आपका जो प्रोटीन एग्रीगेट्स है दैट कंट्रोल द कन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबयूनिट एज दे सिंथेसाइज, तो ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को जाके अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कौन से दूसरे प्रोटीन हो सकते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो तीनों देख लिया हम लोगों ने। एक तो डायरेक्टली डीएनए का मॉडिफिकेशन, या डीएनए पे कुछ प्रोटीन्स ऐड हो जाते हैं, या जो डीएनए से जो प्रोटीन एक्सप्रेस होके जनरेट हो रहा है उस पर कुछ प्रोटीन्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो एपिजेनेटिक स्टेट होता क्या, डिफरेंसेस इन फंक्शन, सेम डीएनए है, सेम डीएनए, दो डीएनए, ठीक है, दोनों के सीक्वेंसेस सेम है, ओके, ए एंड बी। एक में आपका क्या हुआ कि प्रोटीन आके बैठ गया, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस होगा, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिंपल। तो देयर इज अ डिफरेंस इन फंक्शन, दोनों के डीएनए सीक्वेंसेस सेम है, प्रमोटर ऑपरेटर भी सेम है, ठीक है, ठीक है, अगर पॉजिटिव सिग्नल रहेगा तो दोनों भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, बट एक में अलग कोई प्रोटीन आके बैठा हुआ है जिसके वजह से ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, ओके, ठीक है, तो ज़्यादातर देखा गया इनएक्टिवेशन, ओके। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है कि आपका जो डीएनए का एक्सप्रेशन लेवल इज डिफरेंट, मतलब एक हो सकता है एक नॉर्मल लेवल हो, ओके, तो एक तो देखो डी जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं ना, तो जीन एक्सप्रेशन एक तो आपका नॉर्मल लेवल हो गया जो कि एक्सप्रेस होता है, एक हाई लेवल हो गया और एक लो लेवल हो गया, ठीक है, हाई लेवल मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा आरएनए जनरेट करना और ऑब्वियसली उसके वो ट्रांसलेट हो जाएगा तो उतना प्रोटीन जनरेट करना। लो लेवल मतलब नॉर्मल से भी कम एमआरएनए एक्सप्रेस करना, उसके इट विल बी अफेक्टिंग प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, तो उतने कम प्रोटीन जनरेट होंगे, तो हायर लेवल पे ज़्यादा प्रोटीन जनरेट होंगे, लोअर लेवल में कम प्रोटीन जनरेट होंगे, तो इसको अप रेगुलेशन बोला जाता है, अप रेगुलेशन, ये हाइपर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, ये डाउन रेगुलेशन, डाउन रेगुलेशन, ठीक है, तो हायर एक्सप्रेशन या लोअर एक्सप्रेशन रेट भी बोल सकते हो, परफेक्टली फाइन, ठीक है, समझा ये स्लाइड ऊपर से क्या बता दूं मुझे स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल, यस सर। समझो, किसी को रिपीट चाहिए, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है, समझा सर। ठीक है, किसी को नहीं समझा तो बता दो मुझे भी, एक, ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल है, डीएनए मिथाइलेशन की बात कर लेते हैं, ओके, तो मिथाइलेशन में क्या हो रहा है आपका, डीएनए मिथाइल, डीएनए को मिथाइलेट करें हम लोग अभी, क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स की मॉडिफिकेशंस की बात नहीं कर रहे अभी, डीएनए, सिंपल लेवल डीएनए, ओके, तो हम लोग ने डीएनए मिथाइलेशन टीवाई में भी पढ़ा था, राइट, और टीवाई में देखा था कि जैसे एक कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं जैसे जीएटीसी, उसमें ए में मिथाइलेशन हो सकता है या सी में मिथाइलेशन हो सकता है, ओके, डायम मिथाइलेज, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो, ठीक है, तो इधर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, ओके, और इसकी वजह से आपके जो डीएनए रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो रिपेयर होता है, ओके, हम्म, तो तो जब भी अगर इधर मिथाइलेशन पैटर्न देखा गया है ना, इधर मिथाइलेशन पैटर्न, नॉट दिस वन, ये डीएनए रिपेयर जो है उसका मिथाइलेशन का जो मार्कर है या टैग है, इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट, ये डीएनए रिपेयर करने में मदद करता है, तो ये हम लोग ये कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल मिथाइलेशन देख रहे हैं अदर देन दिस स्पेशल सीक्वेंसेस, तो जब भी मिथाइलेशन देखा गया, ठीक है, सीक्वेंसेस में, तो उधर देखा गया कि उधर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है, उधर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ओके, और अगर आप वही चीज़ वही सीक्वेंस विदाउट मिथाइलेशन देखोगे, ठीक है, विदाउट मिथाइलेशन देखोगे तो उधर देखा गया कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, तो आप बोल रहे होगे ट्रांसक्रिप्शन, इधर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, इधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। देखो एकदम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इधर एग्रीगेशन है, डीएनए का एग्रीगेशन, वो मिथाइलेशन में ज़्यादा दिखता है। मतलब क्या होगा, जो डीएनए है वो ज़्यादा से फॉर्म में रहेगा, और जब डीएनए अनमिथाइलेटेड रहता है इट इज़ रिलेटिवली फ्री। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज आके बैठ के इसको ट्रांसक्राइब कर सकता है। सो देयर इज़ अ प्लेस या जगह है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। बट जब मिथाइलेटेड फॉर्म में रहता है तो वो जो डीएनए का साइज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, और ओके, और जब डीएनए अनमिथाइलेटेड फॉर्म में रहता है, या जैसे फॉर एग्जांपल इधर एसिटाइल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा फ्री हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा जगह आ जाता है। ठीक है, ओके। सो जब भी मिथाइलेशन बोलोगे तो मतलब उधर क्या हो रहा है, डीएनए आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको इधर जगह नहीं मिल रहा है बैठने के लिए। सिंपल है, समझा कि ऊपर से गया, बता दो मुझे। यस, स्टूडेंट समझ रहे हैं? समझा सर। पक्का? Yes, sir. ऋतुजास, दीपाली, Yes, sir. अर्पणा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ऋतिका, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अच्छा, इधर क्या है आपका, अच्छा ये देखो, ये दोनों स्टैंड में है, ये भी ध्यान दो, दोनों स्टैंड में। और अच्छा इसमें, हाँ ये परफेक्ट है आपका। जो मैंने पीपीटी फॉरवर्ड किया उसमें ये इधर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें परफेक्टली वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो एक काम करता हूँ मैं इसको, क्या बोलते हैं, इरेजर, एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसका एक आप पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा, क्योंकि पीडीएफ में बराबर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस, यस सर। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। इधर अभी अगर आप देखोगे तो इधर मिथाइलेशन है और सी में है। ठीक है, तो ए में होता है ज़्यादातर मिथाइलेशन या सी में होता है। ये याद रखो। अच्छा अभी देखो, तो इधर क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। अभी हम लोग इधर रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्शन या एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग इधर रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जब डीएनए रेप्लिकेट हो। तो डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, सेम ही कंजर्वेटिव मॉडल के हिसाब से रेप्लिकेट होता है, राइट। तो एक स्ट्रैंड के पास ये आ जाता है, ओके, एक दूसरे स्ट्रैंड में ये पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है, राइट। ओके, ये देखो इधर और एक इधर। ओके, नाउ अगर मैं देखूँ इधर, तो ये जो डॉटर स्ट्रैंड है उसमें नॉर्मल जीसी आया है। ठीक है, इधर भी जीसी है, तो ये डॉटर 1 है, ये डॉटर 2 है, जो भी। ओके, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो इधर मिथाइलेशन नहीं हुआ। ओके, मिथाइलेशन नहीं हुआ। ठीक है, एक बार कंफर्म हो गया कि परफेक्टली बना है, तो फिर उसके बाद मिथाइलेशन इवेंट होता है एंड डॉटर स्ट्रैंड में भी मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, समझा। एक बार परफेक्टली रेप्लिकेट हो गया, उसके बाद डॉटर स्ट्रैंड को मिथाइलेट किया जाता है। मतलब क्या हो गया, आपके जो मिथाइलेशन पैटर्न है वो रेप्लिकेशन के बाद भी सेम रहते हैं। ठीक है, आप कितनी बार भी रेप्लिकेट कर लो, मिथाइलेशन पैटर्न निकलने वाला नहीं है। सिंपल, समझा ये? हेलो, समझा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? अच्छा, अभी अगर आप नॉन मिथाइलेटेड एलील को देखोगे तो इसमें कोई मिथाइल ग्रुप है नहीं है, इसमें है नहीं है।
ठीक है। तो रेप्लिकेशन के बाद भी इधर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं होता, क्योंकि इसके पेरेंटल स्ट्रैंड में ही मिथाइलेटेड ग्रुप नहीं है, तो डॉटर स्ट्रैंड में भी नहीं आएगा। सिंपल है। अच्छा, इसमें बताने की क्या कोशिश हो रही है, दोनों भी सीक्वेंसेस सेम है, बट ये इसका एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा और ये एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, दोनों भी सेम सीक्वेंसेस है। ठीक है। तो अनमिथाइलेटेड डीएनए, अब उसके प्रोजेनीज भी अनमिथाइलेटेड रहते हैं, और अगर पेरेंट भी मिथाइलेटेड है तो उसके प्रोजेनीज भी मिथाइलेटेड रहेंगे। एकदम सिंपल है टॉपिक, समझाइए। Yes, sir. ओके। अच्छा, इधर जो मेन फैक्टर है, जो हम लोग आई थिंक फ्यूचर लास्ट जो है या सेकंड लास्ट टॉपिक्स में लेक्चर्स में कवर करेंगे, उसमें दिखा रखा है कि अगर डीएनए इज अनमिथाइलेटेड हेयर, राइट, इसको डी नोवो कैसे मिथाइलेट किया जाता है, डी नोवो मिथाइलेट कैसे किया जाता है, मतलब इसको इसमें मिथाइल ग्रुप कैसे ऐड किए करता है सेल। ठीक है, अगर इसको साइलेंस ऑफ करना है हम्म, तो डी नोवो एडिशन होता है। ओके। और उसके मैकेनिज्म्स भी है, डी नोवो मिथाइलेशन है और एक एमएमएस करके है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। एमएमएस है कुछ और। ओके, आगे देखेंगे। ठीक है। तो अगर नॉर्मल डीएनए भी है विदाउट एनी मिथाइलेशन, तो उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड भी हो सकता है, ये मैंने बताने की कोशिश करी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी इधर है सेल्फ परपेचुएटिंग स्ट्रक्चर्स। थोड़ा सा आपको समझने में इनिशियली थोड़ा हार्ड लगेगा, बट एकदम ये भी सिंपल ही है। सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब क्या, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो एक्सपैंड होगा। परपेचुएटिंग मतलब एक्सपैंड होना, या वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, या जब भी रेप्लिकेट होगा तो वो भी पास ऑन।
क्या हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस हेलो, सर। यस सर, अभी आ रहा है। अच्छा किधर तक छूट गया था? किधर छूट पर गया था? पे स्थित है। अच्छा उसके बाद का कुछ समझा नहीं, अच्छा ठीक है। ओके, सो मैंने ये पूछा था व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन। अच्छा ये पता है आपको क्या होता है ये स्टूडेंट्स? एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ओके थैंक यू। सो यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? ये हेटेरोक्रोमैटिक एंड यूक्रोमैटिक। यस अर्पणा, रितिका, What, sir? दीपाली। हाँ यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? सर यूक्रोमैटिन फंक्शनली एक्टिव होता है, यस एंड हेटेरोक्रोमैटिन वो इनएक्टिव होता है। क्यों? कॉम्पैक्ट होता है इसलिए। यस कॉम्पैक्ट होता है, राइट एकदम सही बोला, परफेक्टली परफेक्टली सही है। यूक्रोमैटिन अगर तुम लोग, आई थिंक मैंने एनिमेशन भी दिखाया था, तो उसमें क्या था कि आपका डीएनए फ्री काफ़ी ज़्यादा जगह लेके बैठा हुआ है। और हेटेरोक्रोमैटिन देखोगे तो वो क्या है, कॉम्पैक्ट नेचर है उसका, ठीक है। अच्छा ये कॉम्पैक्टनेस कहाँ से आता है? ये आता है आपका एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन से, ओके। तो जितना ज़्यादा डीएनए कॉम्पैक्ट रहेगा उतना डिफ़िकल्ट रहेगा आरएनए पॉलीमरेज़ को उसको बाइंड करना। तो बेसिकली ये सारे जो हेटेरोक्रोमैटिन रहते हैं दीज आर इनएक्टिव इन नेचर, ठीक है, इनएक्टिव इन नेचर। और यूक्रोमैटिन देखोगे इट इज़ एक्टिव, ठीक है। एक्टिव मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आराम से हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हेटेरोक्रोमैटिन से रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन होता है, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, बट जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की एक्टिविटी है वो हेटेरोक्रोमैटिन से नहीं होती, ओके सिंपल है, समझा ये? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, समझ रहा sir. है यस पढ़ जा सर। रहा? ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या बोला कि जो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन्स में जैसे इधर है, इधर क्या दिखा रखा है, ये प्रोटीन्स अटैच्ड है। किस पे अटैच्ड है? ये देखो, ये डीएनए है, पर्पल कलर का डीएनए। सर पीपीटी नहीं दिख रही। Yes, sir. ओह Sir, सॉरी screen सॉरी changing. सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, पहले बढ़ना चाहिए था। एक आए आए इधर अभी, ओके एक मिनट, ओके। सो ठीक है, सो मैंने क्या बात किया, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में, ओके। तो अगर आप देखोगे तो हेटेरोक्रोमैटिन्स में ऐसे कुछ प्रोटीन्स अटैच हो जाते हैं जो उसको बंद करते रहते हैं, बंद करके रखते हैं, रिप्रेसिव इफेक्ट दिखाते हैं। रिप्रेसिव मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, बट रेप्लिकेट होने देंगे, बट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेसिव इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन रीजन्स फॉर्म होते हैं। अच्छा ये भी होता है कि यू क्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाए। सुनाई दे रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. हाँ, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, यू क्रोमैटिन आपका एक्टिव जीन्स कैन बी कन्वर्टेड और इनएक्टिवेटेड, सिंपल, ठीक है। एक्टिव जीन्स को मैं इनएक्टिवेट कर सकता हूँ, कैसे इनएक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस अगर मैं ये यूक्रोमैटिन को ही हेटेरोक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब ऑब्वियसली सेलुलर लेवल पे हो रहा है, मैं एज अ इंडिविजुअल नहीं कर सकता, मेरे सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिव जीन्स को मैं इनएक्टिवेट कैसे कर सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है।
तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ प्रोटीन्स जो होंगे वो डीएनए के ऊपर असेंबल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रोटीन्स है जो कि डीएनए में असेंबल हो जाएंगे और यही रिप्रेसिव एक्टिविटी ये इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, अच्छा, ये जब प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे तो ये रिप्रेस करेंगे, मतलब इनमें से कोई भी जीन्स एक्सप्रेस नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। एंड अभी इसमें क्या दे रखा है, परपेचुएशन क्या होता है, इट सो डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू रिमेन बाउंड टू दिस रीजन इवन आफ्टर रेप्लिकेशन। परपेचुएशन मतलब जब जनरेशन टू या जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तभी भी ये प्रोटीन्स आफ्टर रेप्लिकेशन बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये अपने रिप्रेसिव एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, ओके। ये जब एक कुछ प्रोटीन जाके अटैच करते हैं तो ये दूसरे प्रोटीन्स को और रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट मतलब और वो जॉब देते हैं दूसरे प्रोटीन्स को, ताकि वो जाके एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाए और पूरा का पूरा प्रोटीन डीएनए एक्सप्रेशन को बंद कर दे। कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सिंपल है, ये यूक्रोमैटिन है एंड ये हेटेरोक्रोमैटिन है। तो यूक्रोमैटिन थोड़ा सा दूर दूर दिखाना चाहिए था बट नहीं दिखा है, और ये वही क्या बोलते हैं, आपका जो फिगर है वो मैंने उधर से उठाया, रेफरेंस बुक से उठाया, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन देख लिया आपने। अगर आप देख रहे हो तो हेटेरोक्रोमैटिन के ऊपर कोई डीएनए कोई प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये हेटेरोक्रोमैटिन है क्या, ये जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है दैट इज हिस्टोन। ओके, और ये ब्लू कलर का इज योर डीएनए। ठीक है, ओके, एंड इट इज ये मैं एक आई थिंक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से वो थोड़ा दूर दूर फैला हुआ है, ये बहुत पास में दिखा है, इट इज बिट रॉन्ग। ठीक है, इधर ये क्या है, दूर दूर फैला हुआ है। तो जब भी यूक्रोमैटिन रेप्लिकेट होता है तो उसके ऊपर कोई प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहता है, तो ये इवन आफ्टर रेप्लिकेशन ये एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, ये भी इसके डॉटर स्ट्रैंड्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब दोनों जो डीएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल है। बट अगर आप हेटेरोक्रोमैटिन को देखोगे तो ऑब्वियसली ये स्टोन्स है, ये डीएनए है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी पता चल गया। अब जो ग्रीन वाले जो इधर ले है प्रोटीन्स है, ये ऐसे प्रोटीन्स है जो कि रिप्रेशन की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। सब आर यू विद मी? यस स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो क्या क्या कर रही है, जो ग्रीन वाले जो इधर ग्रीन कलर का जो इधर मॉलिक्यूल दिखा रखा है, इट इज नथिंग बट प्रोटीन। और ये किसको बाइंड किया हुआ है इसने, हिस्टोन्स को बाइंड नहीं किया है, इसने डीएनए को बाइंड किया हुआ है ना। ओके, डीएनए को बाइंड किया हुआ, ठीक है। तो जब रेप्लिकेट होता है तो इसके जो प्रोजेनी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ओके, जब रेप्लिकेशन होता है ना, डीएनए डिवाइड हो जाता है 50%, आपका एक तो डॉटर स्ट्रैंड रहता है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहता है। वैसे ही जो रिप्रेसर प्रोटीन्स रहते हैं ये क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दोनों डॉटर दोनों आपके प्रोजेनी में, प्रोजेनी डीएनए में। ठीक है, जैसे इधर दिखा रखा है 4 है, 4 नहीं होता, बहुत ज़्यादा रहता है, बट आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्पस के लिए इधर 4 दिखाया हुआ है। तो जब वो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है उसके बाद इधर दिखाया हुआ है कि दोनों डॉटर दोनों प्रोजेनी मॉलिक्यूल्स को इक्वली इक्वली प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ये देखोगे इधर इधर एक प्रोटीन है जो कि ये था, इधर कुछ नहीं है, इधर तीसरा आ गया। ठीक है, और दूसरे प्रोजेनी में और डीएनए स्ट्रैंड इसमें अलग अलग प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, अभी ये जो ये प्रोटीन्स है इट इज इनफ टू रिक्रूट मोर प्रोटीन्स। तो ये क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगे और इधर और प्रोटीन्स आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है,
इधर और प्रोटीन जाके अटैच हो जाएंगे, जैसे इधर लिखा है। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन सेल्फ असेंबली। मतलब अगर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को रिक्रूट करेगा। क्या करेगा? रिक्रूट करेगा। जैसे मैं हूँ, मुझे रिक्रूट किया गया है एमएससी पार्ट 1 पढ़ाने के लिए, है ना, राइट, बाय कॉलेज। वैसे ही ये है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो दूसरे प्रोटीन्स को रिक्रूट करेंगे और वो ये क्या करेंगे, उसको अटैच कर देंगे। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन सेल्फ असेंबली। मतलब प्रोटीन खुद ही असेंबल हो रहा है, इसमें कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स का जरूरत नहीं है। समझा ये यूक्रोमेटिन कैसे वर्क करता है ना, हेट्रोक्रोमेटिन कैसे वर्क करता है? समझा कि ऊपर से क्या बता दो मुझे? समझा सर। पक्का? यस सर। ठीक है। रितिका, ऋतुजस, यस सर। अर्पणा, यस सर। अनुजा, यस सर। यस। ओके, पूछ रहा हूँ मैं। ओके, सो तो जो इंडिविजुअल सब यूनिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे टू ईच डॉटर डुप्लेक्स एट, और ये मार्किंग है, बेसिकली एक मार्किंग है। ठीक है, ये निकलते नहीं है, ये निकलेंगे नहीं, ये जो ग्रीन वाले हैं निकलते नहीं है। ठीक है, जब तक ये प्रेजेंट है ये दूसरे प्रोटीन्स को बुलाएंगे, रिक्रूट करवाएंगे और ये वापस वो जो डीएनए है उसको बंद करवा देंगे, मतलब उसके एक्सप्रेशन को बंद कर देंगे। ठीक है, although its density will be reduced to half of the level before replication। जब रेप्लिकेशन हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है तो रेप्लिकेशन के बाद तुरंत बाद 50% ही प्रोटीन्स रह जाते हैं ऑन ईच डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, और यही 50% दूसरे 50% को रिक्रूट करते हैं और पूरा का पूरा डीएनए वापस एक्सप्रेशन बंद कर दो, कंप्लीटली बंद हो जाए। इसको सेल्फ टेम्पलेटिंग बोला जाता है या सेल्फ असेंबली असेंबली बोला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है वो रिस्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्टोर। ठीक है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, होपफुली समझ रहे हैं आप, सिंपल है। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। तो हम लोग ने देखा मिथाइलेशन में क्या होता है, कॉम्पैक्ट डीएनए फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिटाइलेशन में क्या होता है, ये आपका जो डीएनए है वो दूर दूर रहता है। ठीक है, अच्छा ये अगर आपको करना है तो कोर्सेरा में इससे रिलेटेड कोर्सेज है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज़ कवर्ड इन फर्स्ट वीक ओनली। ठीक है, फर्स्ट वीक में कवर हो जाता है एंड देर आर 7 वीक्स। ठीक है, वो काफ़ी थोड़ा बहुत हायर लेवल है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू, बट आफ्टर एमएससी यू कैन, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ओके, ठीक है, एसिटाइलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया मिथाइलेशन की वजह से कॉम्पैक्टनेस आता है और एसिटाइलेशन की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट आउट होता है, सेग्रीगेट कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से इजी एक्सप्रेशन होता है, ईज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए या जीन्स, आराम से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो जो एपिजेनेटिक इफेक्ट है इट इज ड्यू टू प्रोटीन मॉडिफिकेशन। प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होता है, ना कि डीएनए में होता है। ठीक है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन की वजह से होता है, ना कि प्रोटीन उधर है प्रेजेंट है उसकी वजह से नहीं होता है, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटाइलेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन के मॉडिफिकेशन से होता है। अब देखो हिस्टोन्स में क्या होता है, H3 रहते हैं, है ना, मैंने बताया था ना, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 5 हिस्टोन्स रहते हैं। ठीक है, तो इधर क्या देखा गया, ऑब्जर्वेशन बता रहे, फैक्ट्स बता रहे हैं।
तो जो हेट्रोक्रोमेटिन रहता है, जिधर आपके कोई भी डीएनए एक्सप्रेशन नहीं होते, ठीक है, उधर ये देखा गया है जो हिस्टोन्स रहते हैं H3 एंड H4, ये एसिटाइलेटेड नहीं होते। क्या होते हैं? एसिटाइलेटेड नहीं होते, मतलब देयर इज नो एसिटाइल ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब अगर वो जनरेशन टू जनरेशन डीएनए पास भी होगा तभी भी हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म में ही रहेगा। सिंपल है, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे एसिटाइलेशन। स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. यस, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा है, बता दो। देखो मिथाइलेशन में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्पैक्टनेस आ रहा है और उसके रिवर्स में काम कर रहा है एसिटाइलेशन, ठीक है, एकदम रिवर्स 180 डिग्री टर्न मार कर रहा है। एसिटाइलेशन में डीएनए भर भर के एक्सप्रेस होगा, मिथाइलेशन में डीएनए एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, एकदम सिंपल। समझा? ऊपर से गया, वापस बताओ। जब भी डीएनए मिथाइलेटेड रहता है या हिस्टोन्स मिथाइलेटेड रहते हैं तो डीएनए एक्सप्रेशन बंद हो जाता है। ओके, जब हिस्टोन्स, अभी डीएनए मिथाइल एसिटाइलेट की बात नहीं, जब हिस्टोन्स एसिटाइलेटेड रहते हैं, ठीक है, तो डीएनए अच्छे से एक्सप्रेस होता है, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में बताया मैंने। ओके, अच्छा, ये भी देखा गया अगर मैं हेट्रोक्रोमैटिन, ये ऐसे वाला जो जीन है, ठीक है, तो कलर कर लेता हूँ, इधर आ गया मैं, ठीक है, ऊपर टॉप में ये हेट्रोक्रोमैटिन है और ये यूक्रोमैटिन है, ठीक है। तो अगर हेट्रोक्रोमैटिन में अगर सोचो मैं एसिटाइल ग्रुप डाल दूं, आप बोल रहे हैं ना कॉम्पैक्टनेस आएगा, ये आएगा, ये कॉम्पैक्ट है, अगर एसिटाइल ग्रुप डाल दूं तो हेट्रोक्रोमैटिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमैटिन, ये याद रखो, जबरदस्त है ना, मस्त है ना। अगर हेट्रोक्रोमैटिन को मैं एसिटाइलेट कर दूं, उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड करूं, तो जो जितने भी साइलेंस जीन है वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये देखो, वापस देखो इधर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये आपके ये हेट्रोक्रोमैटिन है और ये आपका यूक्रोमैटिन है, ठीक है। तो जो यूक्रोमैटिन, ठीक है, यू मतलब ट्रू, ठीक है, यू मतलब ट्रू, जैसे यूरोप हो गया तो उसको बोलते हैं ट्रू नेशंस बोलते हैं, बट फालतूगिरी हो, ठीक है। यूक्रोमैटिन, ठीक है, तो यूक्रोमैटिन क्या हो गया, हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। तो यूक्रोमैटिन मतलब ट्रू डीएनए, क्रोमैटिन मतलब बेसिकली डीएनए, हेटेरोक्रोमैटिन मतलब फॉल्स डीएनए, फॉल्स बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, साइलेंस होता है, ओके, एंड ये एक्सप्रेस करते हैं, इजी, एकदम सिंपल है। हेटेरोक्रोमैटिन साइलेंस्ड फॉर्म में रहता है, यूक्रोमैटिन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हेटेरोक्रोमैटिन को मैं यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, एसिटाइलेशन, अगर मैं एसिटाइल ग्रुप अटैच करूँ तो ये यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो सकता है। इसका रिवर्स भी ऑल्सो ट्रू, अगर मैं इसको मिथाइलेट कर दूँ तो यूक्रोमैटिन को ये हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा कि ऊपर से क्या? Yes, sir. ये नोट डाउन कर लो, हेट्रोक्रोमैटिन को मैं यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड यूक्रोमैटिन को हेट्रोक्रोमैटिन से कन्वर्ट करना। अगर मैं इसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप अटैच करूंगा तो ये हो जाएगा। ओके, मिथाइलेशन जब भी होगा हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्मेशन, मतलब जीन बंद हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या बोला, अगर एसिटाइलेशन या मिथाइलेशन होता है तो इवन आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, और मियोसिस मतलब एक से जो है आपका क्या बोलते हैं, मियोसिस में क्या हो रहा है आपका, जो स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें भी सेम इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने लायक है, ओके, ठीक है। तो हिस्टोन का एसिटाइलेशन एंड या डी एसिटाइलेशन, देखो तीन चार चीज़ है, ये याद रखो। एक तो हम लोग ने डीएनए मिथाइलेशन देखा,
अभी हम लोग हिस्टोन्स पे आ गए, तो हिस्टोन्स को मिथाइलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ये बंद हो जाएगा, या डीमिथाइलेट कर सकते हैं मिथाइलेशन के बाद, तभी भी बंद रहेगा। ओके, इसको एसिटाइलेट कर सकते हैं हिस्टोन्स को, तभी ये जीन्स एक्टिवेट रहेगा। अगर मैंने इसको डी एसिटाइलेट भी कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत रेयर है कि आपको एसिटाइलेटेड फॉर्म में मिलेगा तभी जीन एक्सप्रेस हो, सिंपल। समझ रहे हो ऊपर से जा रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो प्रियोन के प्रियोन में आ सकते हैं। एक्चुअली मैं इधर तक प्रिपेयर कर लिया था। कितना टाइम हो रहा है? 38 हो रहा है। ओके, सो शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू, बता दो मुझे। ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं प्रियोन कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वी विल स्टॉप, ठीक है। प्रियोन कवर कर लेता हूँ, एक ही स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, प्रियोन के बारे में पढ़ा है आपने? प्रियोन्स, प्रियोन्स क्या होता है? दीज आर प्रोटीन ओनली मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, ये खाली प्रोटीन, ठीक है, प्रियोन प्रोटीन्स बोलते हैं, पीआरपी, प्रियोन प्रोटीन्स। अच्छा, ये प्रियोन्स क्या होते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं, ज़्यादातर आपके ब्रेन के डिजीज कॉज करते हैं। और आई थिंक मैंने कुरु के बारे में शायद बताया रहेगा, कुरु हो गया, थेरेपी हो गया, ओके, एंड सीजेडी हो गया, क्रूज़फील्ड जैकब डिजीज, ओके, प्रोनाउंसिएशन में भी रहा, ओके। ये आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ठीक है। हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ना ब्रेन सर्जरीज के लिए, अगर उसको ठीक से स्टरलाइज नहीं किया गया तो फिर ये सीजेडी हो सकता है। थेरेपी आपको शीप्स में दिखता है, कुरु आपको ह्यूमंस में देखा गया, जो कि कैनाबिलिज्म ऑब्जर्व करते हैं। कैनाबिलिज्म क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन को खाता है, ठीक है, दैट इज कैनाबिलिज्म। और ये इट इज़ लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, पापुआ न्यू गिनी में दिखता है, मतलब ट्राइबल एरियाज में दिखता है। ओके, तो सीजेडी में क्या होता है ये? अच्छा, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक से स्टरलाइज नहीं किया, ठीक से स्टरलाइज मतलब प्रियोन जो रहते हैं, इसमें खाली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, इसमें कोई भी डीएनए नहीं है, उसमें कोई भी आरएनए नहीं है, जेनेटिक मटेरियल, ओनली मटेरियल इज प्रोटीन, ठीक है। और जैसे ये नॉर्मल प्रोटीन रहते हैं हमारे दिमाग में, तो ये प्रियोन प्रोटीन उसके ही एक टाइप के वेरिएंट रहते हैं, ठीक है। और जब भी अगर ये प्रियोन प्रोटीन इंसर्ट हो गया हमारे बॉडी में, तो ये जितने भी प्रोटीन्स ऐसे नॉर्मल प्रोटीन्स है उसको एबनॉर्मल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना चालू करते हैं, ठीक है। एंड तुम जो है यू विल गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रियोन प्रोटीन्स है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, मतलब क्या? अगर आप ऑटोक्लेव करते हो, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर एंड टाइम कितना रखते हो, कोई बता सकता है? यस, 15 LBS 120 minute. हाँ, 15 PSI ना, हाँ 15 PSI, 15 PSI फॉर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स रख सकते हैं, ओके ओके, 15 PSI। अच्छा, अभी 15 मिनट रखा है, मैंने क्या बोला? तो ये जो प्रियोन्स रहते हैं, इसको आप 15 PSI पे अगर आप 2 आवर्स भी रखो, इस पे कुछ असर नहीं होने वाला। इसको यूवी लाइट से एक्सपोज कर लो, क्योंकि ये प्रोटीन है, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जिंदा रहते हैं, ओके। आप इसको ओवन स्टरलाइज कर दो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कब होगा? हाँ, कब होगा? गुड क्वेश्चन। तो ये होगा आपका 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से आप जब इसको एक्सपोज करोगे तो डैमेज होता है, ठीक है, ये प्रियोन प्रोटीन तब डैमेज होता है। तो मतलब क्या, आपको इंस्ट्रूमेंट्स को 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में रखना पड़ेगा, और बाकी सारे जो प्रोसीजर्स है वो भी करने पड़ेंगे।
तब जाके ये प्रियॉन जो प्रोटीन्स है वो डैमेज होते हैं, खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज इन हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, 5% हाइपो, जैसे सर्जरी हुआ, ब्रेन सर्जरी हुआ, कौन सा भी सर्जरी हुआ, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में 1 डे रखा, फिर नेक्स्ट डे वॉशिंग किया, वॉशिंग के बाद ऑब्वियसली वॉशिंग अंडर गुड कंडीशंस और रबर ग्लव्स के थ्रू करते हैं। ओके, एंड फिर उसको फिर परफेक्टली स्टरलाइज किया जाता है, ऑटोक्लेव ओवन ड्राई किया जाता है, फिर तब जाके यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रीहोन्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव मॉलिक्यूल्स। इनको सब वायरल पार्टिकल बोला गया है, मतलब वायरस से भी नीचे प्लेस में रखा गया है। ठीक है, वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं, बट ये खाली प्रोटीन्स ही है, इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो ये भी करीबन करीबन एपिजेनेटिक का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स ही है ना, ये दूसरे प्रोटीन्स को कैसे करते हैं, ये सीक्वेस्टर करते हैं दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को, और उनके जो फंक्शन है उनको बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्टिव प्रोटीन है उनको इनएक्टिवेट करते हैं, या उनका जो एक्टिव कन्फर्मेशन में लेके आता है। ठीक है, जब ये एग्रीगेट होते हैं, जैसे ब्रेन में होते हैं, तो ये जितने भी आपके प्रियॉन्स होते हैं, ये ब्रेन पे अटैक करते हैं। ओके, एंड ब्रेन पे अटैक करने के बाद ये क्या करते हैं, इसमें होल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रेन में अगर होल्स होंगे तो आपका ब्रेन सही काम करेगा कि नहीं करेगा, वो बता दो। तो नहीं काम करेगा, सिंपल है। तो ये ब्रेन्स में इतने होल कर देते हैं तो ब्रेन स्पॉन्ज टाइप दिखता है। ओके, इफ यू नो अबाउट स्पॉन्ज, जो आप बर्तन धोने के लिए यूज करते हो, वो स्पॉन्ज, तो वैसे इतने सारे होल्स हो जाते हैं ब्रेन में कि वो स्पॉन्ज जैसा दिखता है। ठीक है, तो इधर है। ठीक है, होपफुली समझा ऊपर से गया क्या, समझा सर। पक्का सबको समझा? यस सर। ओके, यस सर। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, आई एम स्टॉपिंग। ठीक है, तो